और सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। खबर है कि शिवसेना का वफ्द अब से कुछ ही देर बाद गवर्नर से मुलाकात करने वाला है। शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की ताईद से हुकूमत साजी का अपना दावा पेश करेगी। बताया जाता है कि 7:15 पर शिवसेना लीडरों का वफ्द राजभवन पहुंचेगा। तर्जुमान संजय रावत बीमार हैं, इसीलिए एकनाथ शिंदे शिवसेना वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। आज दिन भर हुकूमत साजी को लेकर सियासी सरगर्मियां भी देखी गई। एनसीपी कांग्रेस ने अपने लीडरों के साथ अहम मीटिंग्स भी तलब की। वाज़ेह है कि कांग्रेस ने शिवसेना को बाहर से तायद करने की बात कही है। आज शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने फोन पर सोनिया गांधी से भी बातचीत की है। बताया जाता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में अक्सरियत शिवसेना को हुकूमत साजी में ताउन देने के हक में है। इसी सिलसिले में सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के कांग्रेस लीडरों से बात की। शिवसेना चीफ ने आज दोपहर को शरद पवार से भी मुंबई में खास मुलाकात की थी। चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हम मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी सर्वेश तिवारी। सर्वेश, आसार यही हैं कि आज शाम तक महाराष्ट्र की जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? जी ना जी, बिल्कुल पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो सकती है। महाराष्ट्र की जनता को एक अच्छी खबर मिल सकती है। महाराष्ट्र में एक नई सरकार बनने को लेकर बीजेपी ने पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना राजीनामा देकर सरकार ना बनाने का जो राज्यपाल के सामने अपनी घोषणा की थी, वो अब उसके बाद एक नई पहल बनती जा रही है। अब शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे आधे घंटे के भीतर राजभवन में दाखिल हो सकते हैं। 7:30 की उनकी टाइमिंग है और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि कांग्रेस में तमाम जो आला नेता हैं, चाहे सुशील कुमार शिंदे की बात करें, बाला साहब थोरात की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, अहमद पटेल की बात करें, ये तमाम नेता जो दिल्ली गए थे सोनिया गांधी से मुलाकात करने को लेकर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, इस पेच को सुलझाने के लिए कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी शिवसेना को किसी तरह से सरकार बनाने में किसी तरह से भी समर्थन दे सकती या नहीं। तो ये जो जानकारी मिल रही है कि सोनिया गांधी मान गई हैं। हालांकि कुछ बातचीत का दौर लंबा चला जरूर, लेकिन अब तक पुख्ता तौर पे नहीं, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि सोनिया गांधी मान गई हैं और बैकडोर के तौर पर कांग्रेस जो है वो शिवसेना को सरकार बनाने में सपोर्ट जरूर करेगी। और यहाँ पर कांग्रेस की पहल के बाद ये भी खबर मिल रही है कि एनसीपी भी अब अपना एक पत्र तैयार कर रही है जो शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। और 7:30 बजे के बाद एकनाथ शिंदे, अनिल परब, आदित्य ठाकरे और एक दो और नेता हैं शिवसेना के साथ, वो राज्यपाल से अपना बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का जो दावा पेश करेंगे। और ये भी खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र में पहली बार हो सकता है कि एक नया मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार से मिले और वो नाम है उद्धव ठाकरे का, जो महाराष्ट्र के शिवसेना के चीफ है इस समय। तो कुल मिलाजुला कर जो पिछले 17 से 18 दिनों में जो महाराष्ट्र सरकार बनाने को लेकर जो गतिविधियां चल रही थी, जो बैठकों का दौर चल रहा था लगातार, बीजेपी अपनी कोर कमेटी की बैठक की मीटिंग ले रही थी, शिवसेना अलग अपने बयान दे रही थी, एनसीपी का रुख लगातार कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे थे, शिवसेना के नेता मिल रहे थे। तो तमाम ये जो दौर था बैठकों का, मीटिंगों का, ये अब खत्म होने की कगार पर है और महाराष्ट्र को एक नई सरकार और एक नया मुख्यमंत्री जल्द ही मिलने की गुंजाइश या संभावना कैसे बनती नजर आ रही है। जी सर्वेश, लगातार हम जब भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे तो इस बार का जो इलेक्शन है उसमें एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो रहा शरद पवार का। पवार की पावर को हम हरगिज नकार नहीं सकते हैं इस बार। जी बिल्कुल हिना जी, या यूं कहिए कि एक महाराष्ट्र के बड़े नेता या देश के बड़े नेता का महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव के दौरान हो रही बारिश में कुछ पलों के लिए भीगना क्या वाकई इतना कारगर साबित हो सकता था? जिस तरह से शरद पवार ने अपने महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में प्रचार किया, लेकिन महज एक विधानसभा की चुनाव की सीट में एक बारिश में भीगना, तकरीबन वहां पे बताया जाता है कि उनके 50,000 से भी ज्यादा जो तमाम समर्थक थे वो जो सुनने आए थे। तो ये कहीं न कहीं उनका जो एक भावनात्मक चीज था वो लोगों से जुड़ा, तब कहीं जहाँ पर इनकी जो 54 सीटें हैं वो आई। लेकिन यहाँ पर एक जिस तरह से बीजेपी पावर का कहें या फिर जानबूझकर एन इलेक्शन के मौके पर जिस तरह से ईडी की तरफ से पवार का नाम उछाला गया था और नाम उछालने के महज
2 दिनों बाद ही शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खुद बयान दिया था कि उन्हें जिस तरह से ईडी के मामले में उनका नाम सामने आ रहा है, वो खुद ईडी के दफ्तर जाएंगे और क्या कुछ मामला है उसको लेकर जानकारी देंगे। तो कहीं न कहीं सारी जो गुत्थी थी, अब कुल मिलाजुलाकर राजनीति का जो एक नया खेल महाराष्ट्र में रचा गया था विधानसभा चुनाव के पहले से लेकर आखिरी तक, वो सारा खेल आज खत्म होने की कगार पर है। और शरद पवार को की यहाँ पर जीत को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि शरद पवार इतने प्रखर रूप में महाराष्ट्र की राजनीति में कई विधानसभा चुनाव के क्षेत्रों में जाकर एक प्रचार करना, धुआंधार प्रचार करना। महाराष्ट्र में राजनीति में एनसीपी की ओर से अगर प्रचार में नंबर 1 पे कोई नेता था तो वो थे शरद पवार। और यहाँ पर बीजेपी 105 सीटें हासिल कर भी जीत जरूर बता रही थी, लेकिन यहाँ पर महज 54 सीटें जीतकर शरद पवार ने अपने पार्टी कार्यालय में दिवाली जैसा माहौल बनाया हुआ था। और यहाँ पर अगर शिवसेना के साथ वो आकर सरकार बनाते हैं कांग्रेस के सपोर्ट से, तो यहाँ पर शरद पवार की एक बड़ी जीत कही जा सकती है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी, तो ये सियासत है और महाराष्ट्र की सियासत पर भी लगातार हमारी नजर अपने तमाम साथियों के जरिए बनी हुई है। सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथी सर्वेश तिवारी, जो कि बता रहे थे कि अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:15 साढ़े 7 के आसपास जो है वो महाराष्ट्र की पिक्चर भी साफ होनी शुरू हो जाएगी। लगातार हमारी नजर इस अहम खबर पर बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे। जनता दल सेकुलर के चीफ HD देवेगौड़ा ने कहा है कि कांग्रेस शिवसेना हुकूमत को 5 साल तक बिना छेड़े ताईद दे, तभी लोग कांग्रेस पर भरोसा कर सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि ठाकरे ने ही महाराष्ट्र में बीजेपी को पनपने का मौका दिया था और अब धोखा खाने के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को सबक सिखाने की भी ठान ली है। Sonia said you must detach from BJP. That is one condition. I think they will detach because Bala Thackeray has given the place to BJP in Maharashtra. Where was BJP? Advani and Vajpayee has gone to Bala Thackeray's residence and requested him for some seats. Taking the help of Bala Sahib Thackeray, now the BJP has overridden more than two decades. That's why Uday Thackeray has taken the decision, I want to teach a lesson. He has taken that stand. Now it is in the hands of Congress and NCP to put down BJP. That is why if these two fronts are going to extend for the full terms, if they give support, I don't know what is going to happen, then certainly there will be a new political atmosphere is going to be started from Maharashtra itself. सबके बीच मुस्ताफी मरकजी वजीर अरविंद सावंत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे की वजूहात मीडिया को बताई और कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का इत्तेहाद खत्म हो चुका है, इसी वजह से अब इखलाकन वजारत में रहना मुनासिब नहीं है। आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। का पत्र दिखा दीजिए। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला, वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था। दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी, तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50% बंटवारा होगा। हालांकि इस बात को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नकारा और भी एक गंभीर बात हुई कि उन्होंने कहा कि ऐसा कभी तय ही नहीं हुआ। इससे हमारे पक्ष प्रमुख के ऊपर एक अलग सा विश्वास निर्माण जो बात होती है दोनों में, सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार आप जानते हो जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं।
अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। ऐसे वातावरण में मैं यहाँ ये पदभार कारोबार करूं, ये उचित नहीं लगता, नैतिकता से भी सही नहीं लगता। इसलिए मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पास मेरा इस्तीफा, मेरा त्याग पत्र सौंप दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेली तंजीम मॉडल यूनाइटेड नेशंस के तहत इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इंडोनेशिया की 4 रोज़ा यूथ कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद के 3 होनहार नौजवान भी शिरकत कर रहे हैं। ये 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जजीरा बाली में मुनक़िद होने वाली है। इस कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद शहर से मोहम्मद अनस देशमुख, दाऊद आज़ाद और आज़ाद कॉलेज के तालिब इल्म आकिब खान शिरकत कर रहे हैं। दुनिया भर से 1800 नौजवानों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है। औरंगाबाद के तीनों नौजवान तुर्की, कुवैत और फिलिस्तीन की नुमाइंदगी करेंगे। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की मॉडल यूनाइटेड नेशंस हर साल दुनिया भर के बासलाहियत और होनहार नौजवानों को मदऊ करती है ताकि दुनिया में बासलाहियत लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। इंटरनेशनल ग्लोबल नेटवर्क ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एशिया वर्ल्ड मॉडल यूनाइटेड नेशन को ऑर्गेनाइज किया है। वहाँ पर जो मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूँगा वो है टर्की और मेरी काउंसिल रहेंगी UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़। जो मैं इशू को वहाँ पर एड्रेस करने वाला हूँ वो है रीलोकेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ एंड द वायलेशन अगेंस्ट रेफ्यूजीज़। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ आलमी मसाइल पर डिस्कशन होगा और समाजी खिदमत और सियासी खिदमत अंजाम देने वाले आलमी सतह से मुख्तलिफ तलबा नुमाइंदों का इंतखाब किया जाता है, जिसमें से मुझे OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन तंजीम के लिए सेलेक्ट किया गया है। इसमें मैं फ़लस्तीन की नुमाइंदगी करूँगा। मुझे कंट्री मिली है कुवैत को मुझे रिप्रेजेंट करना है। उसमें टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, इसके ऊपर मुझे बोलना है। और मेरा सिलेक्शन जो है एक तंजीम में हूँ मैं, मुस्लिम यूथ फोरम औरंगाबाद से, हम लोग 3 लोग हैं। मुझे जाने का जो स्पॉन्सरशिप मिला है ये महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से मिला है, इसमें मुझे फंड किया है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी। और अमरावती में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर उम्मत हेल्पलाइन ने भाईचारे की बेहतरीन मिसाल पेश की। कारकुनान ने शहर के अम्बापीठ के मकीन 4 साला शितिजा के लिए मिलादुन्नबी के जुलूस में इमदाद जमा की। उम्मत हेल्पलाइन के कारकुनान ने शहर के चौक चौराहों पर ठहरकर शितिजा के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया। वाज़ेह है कि अमरावती की शितिजा राजनैन नारे दिवाली से एक दिन पहले गर्म तेल में गिर गई थी। उसका 60% जिस्म जल चुका है। शितिजा का इलाज नागपुर के एक अस्पताल में जारी है। उम्मत हेल्पलाइन के जानिब से तमाम हमारे नौजवानों ने, उम्मत हेल्पलाइन की टीम ने ईद मिलादुन्नबी के मौके के ऊपर हमने आज एक शितिजा नाम की बच्ची है जो 4 साल की है, मासूम बच्ची, जल चुकी है 50% से ज़्यादा। उसके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है। उसके लिए हमने आज पूरे ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के अंदर हमने आज काम जमा किया है, चंदा जमा किया है। जो भी उस बच्ची के काम में आएगा इंशाल्लाह वो फ़ायदा होगा। और आज हमने इसको एक मैसेज भी दिया है कि भाई मदद के लिए कोई धर्म और मज़हब का हम देखते नहीं हैं, तमाम इंसानियत के लिए हम मदद करते हैं, ये हमारी सोच है। और हम इसके ताल्लुक़ से इस चंदे को आज हमने जमा किया है। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से अकोला में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। अकोला के जूना शहर में मुनक़िदा मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ अमराज का चेकअप किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने इस मेडिकल कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। हड्डियों के आर्ज़ों और आंखों के मरीज बड़ी तादाद में इस कैंप में देखे गए। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महिला विभाग की ओर से ये मेडिकल कैंप लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस मुबारक दिन के ऊपर हज़ारों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। ये अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोगों के काम में आ सके। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मरीजों की इयादत की पुरानी रिवायत रही है। 12 रबीउल अव्वल को नांदेड़ में MIM की जानिब से शहर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया जाता है। यहाँ के मरीजों की मिजाज पुरसी की जाती है। मजलिस कायदीन के एक वफ्द ने सरकारी अस्पताल में फल और बिस्किट भी तकसीम किए। मुस्लिम लीग के मराठवाड़ा सदर आली जनाब फिरोज़ खान लाला की हिदायत पर आज हमारा एक वफ्द यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में
इस 12 रबीउल अव्वल के पुरअमन और एक अमन के मैसेज के लिए यहाँ पर आया। मजलिस की जानिब से और जो बीमार पेशेंट हैं उनको अपने तौर पे फल, फ्रूट, बिस्किट के पूड़े और उनकी सेहत के लिए दुआ के लिए हमने कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलकर इस तरीके के हमारे काम बरकरार रहेंगे। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों ने खैर मकदम किया। साबिक मरकज़ी वज़ीर के रहमान खान ने कहा कि इस मामले को मजीद तूल देना हरगिज़ मुनासिब नहीं है। कांग्रेस के एमएलए एनए हारिस और कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने भी अदालत के फैसले को मानने और नज़रसानी अर्जी न डालने की मुस्लिम फरीकीन से अपील की है। अब जबकि ये फैसला आ चुका है और ये फैसले को हम मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वादा है कि हम फैसले को मानेंगे। मसालियत की जब सवाल आई तो हमने उसको ठुकरा कर हम जो भी अदालत का फैसला है उसको हम हमारे मंजूर हैं करके हम मान लिए गए। तो इसलिए हमको ये मानना चाहिए। अभी हम लोग एक अच्छे नागरिक बनकर ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन को मानना है, बट ये जो भी फैसला हुआ वो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन है करके नहीं बोल सकते, लेकिन इस देश को, इस मुल्क को आगे लेकर जाने के वास्ते मुसलमान एक सैक्रिफाइस करना है। पूरे 28 साल बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद में सारे हिंदुस्तान में अमन नहीं रहा, शांति नहीं रही, और हम इसके बाद फिर आने वाले जनरेशन को अमन से महरूम नहीं कर सकते। फैसला हो गया तो इसको मानना पड़ेगा। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमात इस्लामी हिंद ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। बेंगलुरु में कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर साद बेलगामी ने कहा कि फैसले के बाज़ नुकात काबिले तारीफ हैं। जमात अदालत के फैसले का एहतराम करती है, लेकिन ये फैसला इत्मीनान बख्श भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो फैसला सादर किया है, इस पर हम किसी हद तक अदम इत्मीनान का इज़हार करते हैं। मुसलमानों ने इस सिलसिले में क़ानूनी तौर पर जो कुछ किया जा सकता था उसमें कोई कसर उठा नहीं रखी। अगरचे इस फैसले के बाज़ अज्ज़ा और ऑब्ज़र्वेशंस काबिल तहसीन हैं, मगर नतीजे के तौर पर जो जजमेंट आया है उस पर हमें पूरा इत्मीनान नहीं है। कर्नाटक में 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। चुनाव के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आगाज आज से हो गया है। उम्मीदवार 18 नवंबर तक पर्चे दाखिल कर सकते हैं। 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। कांग्रेस और जेडीएस के 17 एमएलएस को स्पीकर की जानिब से नाअहल करार दिए जाने के बाद ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। कमाल की बात है कि नाअहल करार दिए गए एमएलएस पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं कर सकेंगे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा ज़ेर समाअत है। नाअहल करार दिए गए एमएलएस ने 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अर्जदार दाखिल करते हुए ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी करने की गुजारिश की। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 13 नवंबर को करेगी। नाअहल करार दिए गए एमएलएस ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि जब तक उनको नाअहल करार दिए जाने के मामले की समाअत पूरी नहीं हो जाती तब तक ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। गुलबर्गा में पुरअमन तरीके से जुलूस से मीलादुन्नबी निकाला गया। जुलूस के दौरान कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और हजारों लोगों ने पूरे अक़ीदत और एहतराम के साथ इस जुलूस में शिरकत की और बरादरान वतन ने भी अक़ीदत और एहतराम से इस जुलूस का कुछ यूं नज़ारा किया। गुलबर्गा में गुज़िश्ता 42 बरसों से मरकजी सीरत कमेटी के बैनर तले जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जा रहा है। इस बरस भी पूरे जोश व खरोश के साथ जुलूस का एहतमाम किया गया। बारगाह बंदे नवाज के सज्जादा नशीन डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने मुस्लिम चौक पर परचम दिखाकर जुलूस को रवाना किया। जुलूस मिलादुन्नबी में इस्लामी तारीख, तहजीब व सखाफत पर मबनी 125 से ज़ायद झांकियाँ निकाली गईं। जुलूस को देखने के लिए यहाँ इंसानी सरों का एक उमड़ता हुआ सैलाब देखा गया। जुलूस के दौरान गंगा जमनी तहजीब के कई एक जगह पर नज़ारे देखने को मिले। सेक्युलर मंच की जानिब से गुलजार चौक पर जुलूस का इस्तकबाल किया गया। सेक्युलर मंच पर तमाम मज़ाहिब के रहनुमा मौजूद थे। कि जिस माहौल में आदमी सांस लेना मुश्किल हो जाता है,
ऐसे माहौल में आज हमारे मुस्लिम भाइयों ने ये जो हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो जुलूस निकालकर एक कौमी एकता की जो मिसाल कायम की है, काबिल तारीफ है। और हजरत मोहम्मद साहब का भी यही पैगाम था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, भाईचारे का ही उन्होंने पैगाम दिया था। नेहरूगंज, किराना बाजार, गुलजार चौक, सराफा बाजार, गणेश मंदिर, बहमनी चौक से होता हुआ ये जुलूस हफ्त गुम्बद के मैदान पर जलसे में तब्दील हुआ, जहां मुमताज उलमाए किराम ने सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। हमको ईमान मिला, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। हमको कुरान मिला, ये भी अल्लाह के नबी का सदका है। हमको नमाज की रौनकें मिली, ये भी अल्लाह के नबी का सदका है। हमको तिलावत की लज्जतें मिली, ये भी अल्लाह के नबी का सदका है। हमको जिक्र की हलावतें मिली, ये भी अल्लाह के नबी का सदका है। दुनिया में अमन और सुकून कायम करने के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और आपके सीरत को आम करने की ज़रूरत है। आज दुनिया सुकून व इत्मीनान की तलाश में है। इत्मीनान और अमन सिर्फ मदीने की आका के दामन में मिल सकता है। साबिक रियासती वजीर व साबिक MP मरहूम कमरुल इस्लाम ने मुसलमानों को कलमे तैयबा और इश्क रसूल की बुनियाद पर मुत्तहिद करने के लिए इस जुलूस का आगाज किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। वहीं जश्न ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जलसा बेंगलुरु के YMCA ग्राउंड में मुनक़िद हुआ। रूह परवर जलसे में आशिकाने रसूल हजारों की तादाद में शरीक रहे। एक रिपोर्ट। पूरे कर्नाटक में पुरअमन तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। रियासत की राजधानी बेंगलुरु में सीरतुन्नबी का मरकजी जलसा मुनक़िद हुआ। उलमाए किराम ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन और सलामती का पैगाम दिया, इंसानियत और इंसाफ को आम किया, ख्वातीन को उनके हुकूक दिए। मेरी बातों में कहीं बच्चे सुन रही, आज तो उनके अच्छे दिन गुजर रहे, लेकिन हुजूर के मिलाद से पहले सबसे बुरा हाल नहीं। बड़े अजीब सर्कमस्टांसेस थे। अब कहा जाता था, झूठ से मतलब समझा जाता था। हमारे नबी ने अमन सलामती का पैगाम दिया है। मक्के में है तो अमन सलामती है, मदीने में है तो अमन सलामती है, सुलह हुदैबिया में है तो अमन सलामती है। मुस्तफा जहां गए अमन सलामती लेकर गए हैं। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने कहा कि वज़ीर आला येडियुरप्पा ने रियासत के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। ईद मिलाद के पेश नज़र कर्नाटक में दफ़ा 144 को फौरी तौर पर हटाए जाने पर साबिक वज़ीर रोशन बेग ने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने भी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मिलाद नबी के मुबारकबादियां और उनका सलाम आप तमाम को पेश करने के लिए कहा गया है। हम तमाम इल्म हासिल करने का कोशिश करना है। जब तक हम इल्म हासिल नहीं करते, हम इस दुनिया को फेस नहीं कर सकते। इस दुनिया को ही, आखिरत को भी हम फेस नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं नशीले पदार्थ के शिकार होते जा रहे हैं। ये अच्छी चीज नहीं है, बहुत बुरी चीज है ये। और इससे घर बर्बाद हो जाता है, और इससे सोसाइटी बर्बाद होता है, और मुल्क भी बर्बाद होता है। मरकजी मीलाद व सीरत कमेटी और मरकजी जुलूस से मोहम्मदी कमेटी के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा इस रूहानी तकरीब में बेंगलुरु के मशहूर नातख़्वाह ने शिरकत की और मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, औसाफ और किरदार को बयान किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। रायचूर में भी गुज़िश्ता 3 दहों से मिलाद जुलूस का खास एहतमाम किया जाता रहा है। मिलाद जुलूस में मुसलमानों के अलावा दीगर बरादरान वतन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। जगह जगह सियासी रहनुमाओं और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने इस बार के जुलूस का खैर मकदम किया। जुलूस के दौरान बाज़ मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से पीने के पानी और ठंडे मशरूबात का खास इंतजाम रखा गया। इसके अलावा बाज़ तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर खून के अतिया कैंप का भी एहतमाम किया गया था। जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा, मुफक्किर, सहाफ़ी, शायर, अदीब और बेबाक मुक़र्रिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। मौलाना आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। घर पर उनका नाम सैयद गुलाम मोहिउद्दीन रखा गया, लेकिन वालिद मोहतरम मोहम्मद खैरुद्दीन उन्हें
फिरोज बख्त के नाम से पुकारते थे, जो मौलाना का तारीखी नाम था। मौलाना खैरुद्दीन एक दर्जन किताबों के मुसन्निफ और आलिम दीन थे। मौलाना आजाद की वालिदा शेखा आलिया बिनते मोहम्मद अरब खातून थी, जिनके वालिद शहर मदीना के मुअज़्ज़ज़ आलिम थे। इसी इल्मी माहौल में मौलाना आजाद की परवरिश हुई। बचपन मक्का और मदीना में गुजरा। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की, फिर मिस्र की जामिया अजहर में पढ़ने गए। 14 साल की उम्र में मशरिकी उलूम का पूरा निसाब मुकम्मल कर लिया। वो एक नामवर सहाफ़ी, बेमिसल खतीब, ज़बरदस्त आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान और हमारी अदबी जो नस्र है उसका बहुत बड़ा नाम है। उनकी हैरान कुन जहानत का अंदाजा इससे हो जाता है कि हिंदुस्तान आकर कलकत्ता से उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में लिसानुल सिद्क के नाम से एक महानामा जारी कर दिया, जिसकी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जैसे आलिम ने भी बेहद तारीफ की। आजाद उन दिनों अपना नाम अबुल कलाम आजाद दहलवी लिखा करते थे। बाद में मौलाना ने कलकत्ता से ही अल हिलाल के नाम से अखबार शुरू किया। ये अपनी तर्ज का पहला अखबार था जिसमें तरक्की पसंदाना सियासी ख्यालात और अक्ली नौयत के मजहबी मज़ामीन और आला संजीदा अदब को जगह दी जाती थी।